नमस्कार। YouTube की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली कक्षा में विशेषण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद, इनके बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम विशेषण के जो भेद हैं 5, जिसमें गुणवाचक विशेषण आता है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक विशेषण है और व्यक्तिवाचक विशेषण है, इनका एक एक कर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आज हम सबसे पहला जो विशेषण लेते हैं वो है अपना गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण तो जैसे नाम से अपने को पता चल रहा है कि यहाँ पर गुण लिखा हुआ है, वाचक का अर्थ है दर्शाने वाला, यानी गुणों को दर्शाने वाला। लेकिन यहाँ पर गुण के साथ साथ दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, दिशा, अवस्था, इन सभी का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। यानी संज्ञा और सर्वनाम के जो गुण हैं, दोष हैं, रूप, रंग, आकार, इन सभी का जहाँ पर बोध होगा, ऐसे विशेषण शब्दों को हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। तो इसकी परिभाषा लिख देते हैं। वे विकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की गुण, दोष, रूप, रंग, दशा, दिशा, अवस्था, गंध, स्वाद, स्पर्श, काल, स्थान, ये सब के सब गुणवाचक विशेषण हैं। यानी गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, दिशा, अवस्था, गंध, स्वाद, स्पर्श, काल, स्थान की विशेषता बताते हों। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ अपने को पता होना चाहिए कि जो विशेषण है वो कैसे शब्द हैं? विकारी शब्द हैं। यानी विशेषण है वे विकारी शब्द हैं और ये संज्ञा व सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। ठीक है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण एक प्रकार का विकारी शब्द है जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन हो सकता है और ये संज्ञा व सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। इसलिए क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब गुणवाचक विशेषण क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि इस विशेषण के अंदर हम गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, दिशा, अवस्था, गंध, स्वाद, स्पर्श, काल और स्थान का भी अध्ययन करते हैं। यानी ये हैं, इनके द्वारा हम संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। अब देखते हैं
कि इनमें कौन कौन से विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर नंबर 1 गुणबोधक। गुणबोधक विशेषण, यानी जो गुणों का बोध कराएंगे ऐसे विशेषणों को हम क्या कहेंगे, गुणबोधक विशेषण कहेंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे अच्छा, भला, कर्मठ, शिष्ट, सभ्य, ईमानदार, चरित्रवान, ये कुछ विशेषण शब्द हैं जिनको हम गुणवाचक विशेषण में लेते हैं। यानी जो गुण हैं वो सारे के सारे गुण हैं वो किस में आ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। अब गुणवाचक विशेषण है इसमें और भाववाचक संज्ञा में, भाववाचक संज्ञा, इनमें निकट का संबंध होता है। यानी गुणवाचक विशेषण है और भाववाचक विशेषण में, भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं, भाववाचक संज्ञाएं, इसमें बहुत ही निकट का संबंध होता है। क्योंकि जो भाववाचक संज्ञा है वो अदृश्य होती है और गुणवाचक विशेषण भी कैसे होते हैं, अदृश्य होते हैं। अगर हम किसी भाववाचक संज्ञा के साथ में प्रत्यय लगा दें या हटा दें तो उससे हम गुणवाचक विशेषण बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखना ये है अच्छा, तो अच्छा है, इसके साथ हमें संज्ञा का प्रयोग करके देखना है। अच्छा के साथ संज्ञा का प्रयोग करके देखना है। कैसे देखेंगे, देखो, जैसे अच्छा आया, अच्छा व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति है, ये एक संज्ञा है। व्यक्ति क्या है, संज्ञा है। एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक विशेषण से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत ही निकट का संबंध रखते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये व्यक्ति यानी संज्ञा, और संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं, विशेषण। यानी व्यक्ति कैसा है, अच्छा, इसलिए ये हो गया विशेषण। विशेषण। अब हम अच्छा है, ये विशेषण हो गया और इसमें प्रत्यय का योग करेंगे। विशेषण में किसका योग करेंगे, प्रत्यय का। तो विशेषण था अच्छा और इसमें आई प्रत्यय का योग करेंगे तो बन जाएगा अच्छाई। अच्छाई, ये बन गया आपका भाववाचक संज्ञा। अब पता कैसे करेंगे कि ये भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि अच्छाई के साथ जब हम व्यक्ति का योग करेंगे अब दो हो गए अपने पास, एक अच्छा व्यक्ति और एक अच्छाई व्यक्ति, क्योंकि एक के साथ प्रत्यय नहीं है और एक के साथ प्रत्यय है। यानी अच्छा के साथ प्रत्यय का योग नहीं है और अच्छाई के साथ प्रत्यय का योग है, और दोनों के साथ हमने व्यक्ति को जोड़ दिया। तो जिसमें संज्ञा का मेल हो जाता है, यानी ये जो संज्ञा है और ये भी संज्ञा है, तो जिनमें संज्ञा का मेल हो जाता है वे तो कहलाएंगे विशेषण। यानी जिनमें संज्ञा का मेल हो गया वो तो क्या बन गए, विशेषण। और जिनमें संज्ञा का योग नहीं हो रहा है ये क्या बन गए, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर ये
बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। गुणवाचक विशेषण सबसे महत्वपूर्ण विशेषण है और यहाँ से ही एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ देखो भला, तो आप इसका पता कैसे करोगे कि इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसके लिए सीधा सा है, आपको भला है तो भला व्यक्ति, भला से क्या बन जाएगा? भला व्यक्ति, यानी व्यक्ति संज्ञा थी और संज्ञा की विशेषता बताने वाला क्या बन गया? गुणवाचक विशेषण बन गया। अब भला में प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? भलाई, आई प्रत्यय जोड़ दिया, भलाई व्यक्ति। तो यहाँ पर व्यक्ति था और यहाँ पर भी व्यक्ति है। यहाँ पर भला में प्रत्यय नहीं है और यहाँ हमने प्रत्यय का योग कर दिया। तो जब किसी के साथ संज्ञा का योग हो जाता है, जैसे व्यक्ति है वो कैसा है? भला है। व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि कैसा व्यक्ति है? भला व्यक्ति है। तो संज्ञा के साथ में मेल हो गया, इसलिए ये तो क्या बन गया? विशेषण बन गया। और यहाँ पर भलाई व्यक्ति अशुद्ध हो गया, यानी मेल इसका नहीं हो रहा है। और जहाँ मेल नहीं हो वे क्या बन जाते हैं? भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। इस प्रकार से गुणवाचक विशेषण और भाववाचक संज्ञा में अंतर करने के लिए आपको किसी भी शब्द के साथ व्यक्ति, वस्तु और स्थान जोड़ना है। यहाँ शब्द कोई भी है, इसके साथ में व्यक्ति, वस्तु और स्थान का योग करना है। व्यक्ति, वस्तु और स्थान का, क्योंकि ये सब के सब क्या है? संज्ञा है। तो किसी संज्ञा की अगर विशेषता बता देंगे, यानी इनका दोनों का मेल हो जाएगा, शब्द का और व्यक्ति का जब मेल हो जाएगा तो वे तो क्या बन जाएंगे? विशेषण बन जाएंगे। अगर मेल नहीं हो रहा है और अदृश्य है तो फिर क्या बन जाएंगे? भाववाचक संज्ञा बन जाएंगे। इस प्रकार से आप इनका पता कर सकते हैं। कर्मठ, शिष्ट, सभ्य, ईमानदार, चरित्रवान, इन सभी में हम पता कर सकते हैं कि इनमें गुणवाचक विशेषण है या भाववाचक संज्ञा है। जैसे चरित्रवान है तो चरित्रवान व्यक्ति, अगर इसका हम भाववाचक संज्ञा बनानी है तो चरित्रवान में से वान को हटा देंगे तो बच जाएगा चरित्र, और चरित्र क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ईमानदार, ईमानदार से क्या बन जाएगा? ईमानदारी, ईमानदार से ईमानदारी बन जाएगा। और सभ्य से सभ्यता बन जाएगी, यानी सभ्य तो है आपका विशेषण और सभ्यता क्या बन जाएगी? भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। अब दूसरा लेते हैं, गुणवाचक विशेषण के बाद में है दोषवाचक विशेषण। दोषवाचक विशेषण यानी गुण है तो और गुणों के साथ में कौन आएंगे? दोष भी आएंगे। तो दोष में अच्छा का क्या बन जाएगा? बुरा, कर्मठ का आलसी, शिष्ट का अशिष्ट, सभ्य का असभ्य, ईमानदार का बेईमान, और चरित्रवान का चरित्रहीन। ये आपके दोषवाचक विशेषण बन जाएंगे। इसमें सुंदर, कुरूप, बदसूरत, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद रंगवाचक विशेषण। रंग में जितने भी कलर हैं, सारे रंग हैं वो आ जाएंगे इसमें, जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, काला, जितने भी कलर हैं वो सारे आ जाएंगे। इसके बाद
चमकीला, मटमेला, चितकबरा, आकार, आकार बोधक विशेषण। यानी इसमें आकार है उसका वर्णन किया जाएगा, आकार दर्शाए जाएंगे। जैसे छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, लघु, ये सब आकार बोधक विशेषण है। इसके बाद में 6 नंबर है दशा, दशा बोधक विशेषण। यानी इसमें दशा का वर्णन किया जाएगा, जैसे रोगी, निरोगी, स्वस्थ, अस्वस्थ, गरीबी, गरीब, अमीर, सुखी, दुखी, इन सभी का वर्णन है वो किया जाएगा। अब देखते हैं इनमें, जैसे रूप है तो जैसे सुंदर व्यक्ति, कुरूप व्यक्ति, बदसूरत व्यक्ति, इनके आगे हम संज्ञा लगा के देख सकते हैं। यानी ये जो विशेषण शब्द हैं ये विशेषता किसकी बताते हैं, संज्ञा की बता सकते हैं। तो इनमें हम 3 शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, व्यक्ति, वस्तु और स्थान। इन 3 शब्दों को लगाकर हम पता कर सकते हैं कि ये इनकी विशेषता बता रहे हैं या नहीं। अगर बता रहे हैं तो विशेषण है, नहीं बता रहे तो विशेषण नहीं है। तो सुंदर व्यक्ति हो सकता है, कुरूप है, बदसूरत व्यक्ति। फिर यहाँ पर वस्तुओं के नाम लगा सकते हैं, ये कलर हैं तो कलर में लाल वस्तु, पीली वस्तु, नीली वस्तु, चमकीला पदार्थ, मटमेला पदार्थ, चितकबरा। इसके बाद आकार में छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, लघु, ये सब आकार को प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद में दशा बोधक में रोगी व्यक्ति है, निरोगी व्यक्ति है। अब इसमें से अगर प्रत्यय को हटा दिया जाए, रोगी में से जो ई प्रत्यय लगा है रोग, रोगी में से ई प्रत्यय हटाएंगे तो रोग बचेगा, रोग है वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे ही प्रत्यय को हटाएंगे भाववाचक संज्ञा में बदल जाएगा। जैसे निरोगी है तो गुणवाचक विशेषण है, अगर निरोग तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ से स्वास्थ्य बनेगा, ये प्रत्यय का योग होगा तो स्वास्थ्य बनेगा, तो स्वास्थ्य भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। और अस्वस्थ, ये सब क्या है, आपके दशाबोधक हैं। यानी रोगी, निरोगी, स्वस्थ, अस्वस्थ, गरीब व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, सुखी व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, ये सब दशा का बोध कराते हैं। आगे देखते हैं, जो 7 नंबर है अपना, वो है दिशाबोधक, दिशाबोधक विशेषण। दिशा में अपने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो दिशा है उनमें ई प्रत्यय का आपको योग करना है। ई प्रत्यय लगाते ही क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। जैसे उत्तर है तो उत्तर से क्या बन जाएगा, उत्तरी, दक्षिण से दक्षिणी, पूर्व से पूर्वी और पश्चिम से पश्चिमी, पश्चिमी। इसके बाद बाहरी, बाहर से बाहरी बन गया, भीतर से भीतरी बन गया और ऊपर से ऊपरी बन गया।
ई प्रत्यय का इनमें योग किया गया है, ई प्रत्यय का योग। और जैसे ही हमने ई प्रत्यय का योग किया और ई प्रत्यय के योग करते ही क्या बन गए, दिशाबोधक आपके विशेषण बन गए। अब है अवस्था, अवस्था बोधक, अवस्था बोधक विशेषण। अवस्था में जैसे युवा, प्रौढ़, अधेड़, वृद्ध, बूढ़ा, ये सब अवस्थाओं का बोध कराने वाले हैं, यानी अवस्था बोधक हैं। इनमें ये युवा व्यक्ति, प्रौढ़ व्यक्ति, अधेड़ व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, ये सब क्या है, आपके गुणवाचक विशेषण हैं। इनसे हम भाववाचक संज्ञा भी बना सकते हैं। जैसे युवा है तो युवा से यौवन बन जाएगा, और जो आपका बूढ़ा है इससे क्या बन जाएगा, बुढ़ापा बन जाएगा, बूढ़ा से बुढ़ापा। इसके बाद गंध बोधक, गंध, गंध बोधक विशेषण, यानी गंध का बोध कराएंगे तो वे क्या कहलाएंगे, गंध बोधक विशेषण कहलाएंगे। गंध बोधक में सुगंधित, सुगंधित है, दुर्गंधित, खुशबूदार, बदबूदार, बदबूदार। ये सब के सब क्या हैं, आपके गुण बोधक और गंध बोधक और अवस्था बोधक सब विशेषण हैं। ये विशेषण है सारे के सारे। इसमें दिशा का बोध हो रहा है, अपनी चारों दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसमें ई प्रत्यय जोड़ दिया, ये बाहर से बन गया बाहरी, और भीतर से बन गया भीतरी, और ऊपर से बन गया ऊपरी। इसके बाद हमने अवस्था बोधक पढ़ लिए। तो अवस्था में युवा व्यक्ति है, प्रौढ़ व्यक्ति है, अधेड़ व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति और बूढ़ा व्यक्ति, यानी इनके साथ संज्ञा का योग करके देख लेंगे। इसके बाद में गंध बोधक है, तो गंध बोधक में सुगंधित। अब इसका इत प्रत्यय लगा है, इसमें सुगंधित में इत प्रत्यय का योग है, इत प्रत्यय। अगर ये इसका प्रत्यय हटा दिया जाए, इत प्रत्यय को यहाँ से हटा दिया जाए, सुगंधित में से इत प्रत्यय हटा दें तो क्या बचेगा, सुगंध बचेगा, सुगंध। और जैसे ही इत प्रत्यय हम हटाएंगे और सुगंध बचेगा तो सुगंध क्या है, भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से दुर्गंधित, तो दुर्गंध क्या है, इत प्रत्यय हटाया तो बचेगा दुर्गंध, और दुर्गंध क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो गुणवाचक विशेषण है इनमें प्रत्यय लगाते हैं और प्रत्यय हटाते हैं। जब प्रत्यय लगाते हैं और हटाते हैं तो उनसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण है वो किया जा सकता है। खुशबू, अगर खुशबू है तो भाववाचक संज्ञा है, और खुशबू में दार लगा दिया आगे तो खुशबूदार बन गया, तो ये बन गया आपका गुणवाचक विशेषण। इसी प्रकार से बदबू और बदबू से बदबूदार। आगे लेते हैं हम स्पर्श बोधक, स्पर्श बोधक विशेषण। जो भी नंबर है वो नंबर लगाते रहना। स्पर्श में जैसे खुरदरा है, चिकना है, कठोर है, कोमल, ये सब स्पर्श का बोध कराते हैं। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति को स्पर्श करेंगे और स्पर्श करेंगे तो जिसका अनुभव करेंगे तो या तो खुरदरा हो सकता है, चिकना हो सकता है, कठोर हो सकता है, कोमल हो सकता है, यानी स्पर्श का बोध कराते हैं। इसलिए कौन से हैं, स्पर्श बोधक आपके विशेषण हैं। जैसे खुरदरी वस्तु है, खुरदरा पदार्थ है,
चिकनी वस्तु, कठोर वस्तु, कोमल वस्तु, तो ये इनके आगे हम व्यक्ति, वस्तु और स्थान लगा के देख लेंगे। अगर इनका मेल हो रहा है तो विशेषण है, और नहीं हो रहा तो फिर आपका भाववाचक संज्ञा है। स्पर्श के बाद में आपका आगे है कालबोधक। कालबोधक विशेषण, और कालबोधक में काल का बोध कराएंगे, जैसे नया, पुराना, नवीन, प्राचीन, ताजा, ऐतिहासिक, आधुनिक। ये काल का बोध कराने वाले विशेषण हैं, यानी समय का बोध कराते हैं, जैसे नया, पुराना, नवीन, प्राचीन, ताजा, ऐतिहासिक, आधुनिक। इसके बाद आगे है स्थानबोधक। स्थानबोधक विशेषण, यानी ये स्थान का बोध कराएंगे, और इन्हीं स्थान बोधक विशेषण से ये जो अपने स्थान बोधक विशेषण हैं, इन्हीं विशेषण को हम व्यक्तिवाचक विशेषण में भी पढ़ेंगे। यानी यही स्थान बोधक विशेषण है, ये किस में चले जाते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण में चले जाते हैं, और एक नया विशेषण का प्रकार बन जाता है जिसे हम व्यक्तिवाचक विशेषण में पढ़ते हैं। विशेषण मूल रूप से 4 ही हैं, लेकिन जब हम इसी स्थान बोधक विशेषण को अलग कर देते हैं यहाँ से और व्यक्तिवाचक विशेषण बना देते हैं, तो विशेषण के भेद हो जाते हैं 5। इसी से निकला हो। स्थान में जैसे स्थान के नाम है, जैसे जयपुर है, जयपुर है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो स्थान शब्द हैं उनमें अगर ई प्रत्यय का योग कर दिया जाए तो वे फिर क्या बन जाएंगे? आपके स्थान बोधक विशेषण बन जाएंगे या फिर व्यक्तिवाचक विशेषण बन जाएंगे। जयपुर से क्या बन गया? जयपुरी। अब ये विशेषण बन गया है, न कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब क्या बन गई है? आपके गुणवाचक विशेषण का स्थान बोधक विशेषण बन गया है। इसी प्रकार से जैसे राजस्थान है, राजस्थान से राजस्थानी बन गया। जैसे गांव है तो ग्राम से ग्रामीण, शहर से शहरी, ये बन जाते हैं। यानी स्थान का बोध कराते हैं, और स्थान का बोध कराने वाले क्या कहलाएंगे? आपके स्थान बोधक विशेषण कहलाएंगे। जैसे जयपुर से बन गया जयपुरी, राजस्थान से बन गया राजस्थानी, ग्राम से बन गया ग्रामीण, और शहर से बन गया शहरी। इसके बाद आगे हम देखते हैं स्थान के बाद में अपना विशेषण के तुलनात्मक तथ्य। विशेषण के तुलनात्मक तथ्य, यानी विशेषण है, इनके हम तुलना करते हैं, तो विशेषण की तुलना है वो 3 प्रकार से की जाती है। जिसमें पहला होता है मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था, और तीसरी होती है उत्तमावस्था। 3 अवस्थाएं होती है विशेषण की तुलना। जब हम विशेषण की तुलना करते हैं तो 3 अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं हम, जिसमें पहली होती है मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था, और तीसरी होती है उत्तमावस्था। मूल अवस्था में, मूल जो अवस्था होती है उसमें विशेषण का
ठीक जैसा विशेषण है वैसा का वैसा उसमें वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, नहीं तो कोई प्रत्यय लगाया जाता है और नहीं इसके पहले कोई वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब विशेषण की उत्तरावस्था का हम अध्ययन करेंगे तो विशेषण से पहले या तो से का प्रयोग करेंगे, विशेषण से पहले से का प्रयोग करेंगे या विशेषण के साथ में तर प्रत्यय का योग करेंगे, तर प्रत्यय का योग करेंगे। या तो विशेषण से पहले से का प्रयोग कर देंगे और विशेषण से पहले अगर से का प्रयोग नहीं करते हैं तो विशेषण के साथ में किसका प्रयोग कर देंगे, तर प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे। उत्तम अवस्था में विशेषण से पहले सबसे का प्रयोग किया जाता है, सबसे, या तो सबसे का प्रयोग करेंगे या तम, तरीन या इष्ट का प्रयोग करेंगे विशेषण के साथ। ये तीन आपकी अवस्थाएं हैं विशेषण की, जिसमें पहली अवस्था मूल अवस्था, जिसमें विशेषण का वैसा ही प्रयोग किया जाता है जैसा विशेषण है। उत्तरावस्था में विशेषण से पहले या तो से का प्रयोग करते हैं या विशेषण के साथ में तर का प्रयोग करते हैं। और उत्तम अवस्था में विशेषण के साथ या तो पहले विशेषण के सबसे लगा देंगे और सबसे नहीं लगाएंगे तो विशेषण के साथ में तम, तरीन और इष्ट का प्रयोग करेंगे। इसके आगे वाली कक्षा में हम इनके ऊपर विस्तार से अध्ययन करेंगे इनका। तब तक के लिए धन्यवाद।